गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे डेविस का भौगोलिक अपर्दन चक्र, डेविस साइकिल ऑफ इरोजन। भू आकृतिक विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत। एक संपूर्ण और गहन तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे इसका, जिसमें इसी की आलोचना भी पढ़ेंगे, इसके विशेषता भी पढ़ेंगे, इसकी मान्यता भी पढ़ेंगे, इसकी सलाह करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। देख, सबसे पहले हम लेते हैं डेविस का परिचय। डेविस कहाँ से था? विलियम मॉरिस डेविस। ये कौन था? अमेरिकन अमेरिकन भूगोलवेत्ता था। इसको अमेरिकी भूगोल का पिता भी कहते हैं। इसने 1889 में द रिवर एंड वैली ऑफ पेनिनसुला एंड 1899 में द ज्योग्राफिकल साइकिल, दो पुस्तकें में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका मूल विचार था भूदृश्यों का विकास कर्मिक अवस्था में होता है, जिसकी तुलना मानव जीवन की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से की। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है उसका मूल विचार क्या है? क्रमिक विकास, यानी कि जैसे मानव का विकास होता है वैसे वैसे ही अपर्दन चक्र यानी ढाल का विकास होता है। उद्देश्य क्या था? एक उत्थित भूखंड का अपर्दन शक्तियों द्वारा संप्राय मैदान में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाना। उद्देश्य क्या था इनका? जो एक पर्वत उठा है वो कैसे अपर्दन क्रिया शक्ति द्वारा एक समतल मैदान बना है, उसके बारे में बताना। अब सिद्धांत, डेविस के सिद्धांत के प्रमुख आधार। देखो, इसने सिद्धांत का सबसे जो इसका आधार था विकासवाद। जैसे मानव का विकास होता है वैसे ही इसने क्या किया? नदी का विकास कर दिया। भूदेशों का क्रमिक विकास, जैव विकास के बीच में संबंध बताई, समानता बताई। ये डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित था। पावेल की आधार तल सिद्धांत, यानी अपरदन की वह सीमा जहाँ जिसके नीचे नदियां अपनी घाटी को गहराई नहीं करती, यानी समुद्र तल का विस्तार। ऐसा तल जहाँ अपरदन की अंतिम सीमा होती है, वो जो संकल्पना दी थी पावेल ने, दी थी आधार तल की, उसी को इसने अपने सिद्धांत में दिया कि कैसे पर्वत उठा, उत्थान हुआ, फिर उसके बाद एक अपने आधार तल को प्राप्त किया। और इसने गिलबर्ट का ग्रेट सिद्धांत का भी अपने सिद्धांत में बताया कि अपर्दन निक्षेपण बीच के दोनों के बीच में संतुलन होता है। सिद्धांत की मान्यताएं। त्वरित उत्थान। भूखंड का उत्थान अचानक बहुत कम समय में लघुकालिक होता है। उत्थान और अपरदन साथ साथ नहीं होते। इसने क्या स्थिर सिद्धांत दिया था? इसमें बोला कि पहले उत्थान होगा फिर उसके बाद अपरदन होगा। इसलिए इसने इस बात को कहा था कि उत्थान पूर्ण नहीं होता जब तक अपरदन क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। और इसी बेस पर इस सिद्धांत की आलोचना होगी आगे जाकर। दीर्घकालिक स्थिरता। और इसने ये अपना ऐसे स्थान पर चयनित किया था जैसे अपने अपलेशन क्षेत्र, यूएसए का अपलेशन क्षेत्र, जो एक स्थिर है, यानी कि प्लेट वर्तनी क्रिया का मिडल एरिया जहाँ पर स्थिरता होती है, वहाँ उसको चिन्हित किया। समान आत्मविज्ञान यानी होमोजेनियस लेथोलॉजी, चट्टानों की संरचना की को एक समान माना है, यानी कि जो जहाँ पर संरचना निर्मित, जहाँ पर ये अपरदन चक्र तैयार हुआ है, वो बन रहा है, इस जैसे कर्मिक विकास कर रहा है, वहाँ की जो संपूर्ण संरचना है, इस चट्टानों की संरचना वो एक समान मानी है। आर्द्र जलवायु, ये सिद्धांत मुख्य आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ जलवायु और बहते जल के लिए बनाया गया है, यानी जलवायु और बहते जल के आधार पर ही सिद्धांत को दिया गया है। इस सिद्धांत में एक किसने त्वरित उत्थान बताया और एक भूखंडों का विस्थापन बताया। ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जैसे सब ब्लॉकों का डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये उत्थान होता जाता है, इसी के बारे में बताया। अपर्दन चक्र प्रतिरूप। अपरदन चक्र प्रतिरूप
इसने अपने मॉडल में देखो नीचे तो क्या बताया, समय बताया, समय की 3 अवस्थाएं बता दी, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इधर क्या होता है, ऊंचाई बताई एक्सिस। और देखो इसमें 2 वक्र बताते हैं, एक तो अंडर कर्व और एक लोअर कर्व। अप नहीं, अंडर नहीं, अपर कर्व। ऊपर तो बताया अपर कर्व और नीचे बताया लोअर कर्व। देखो इसने अपने सिद्धांत में कहा था कि भाई उत्थान पीड़ित हो गया, फिर उसके बाद ही अपर्दन क्रिया चालू होगी। देखो इसने उत्थान बता दिया, फिर उसके बाद युवावस्था में जो हमारे अधिकतम सापेक्ष ऊंचाई, यानी कि इस वक्र की जो ऊंचाई है उसको सापेक्ष ऊंचाई, और ये जो पूरी ऊंचाई है इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष ऊंचाई। देखो ये पूरी ऊंचाई, इसको तो बोलते हैं निरपेक्ष ऊंचाई और इसको बोलते हैं सापेक्ष ऊंचाई, यानी रिलेटिव एलिप्स। अब ये ऊंचाई जो युवावस्था में अधिकतम होती है, उसके बाद सापेक्ष ऊंचाई प्रौढ़ावस्था में होती है, और वृद्धावस्था में ये कर्व धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, और एक लास्ट में एक समप्राय मैदान बन जाता है। देखो प्रथम अवस्था की विशेषता, प्रथम अवस्था में क्या होता है, एक तो तीर उछाल होता है, अत्यधिक ऊर्जा होती है, यानी कि युवावस्था, जैसे बालक बालपन में उछल कूद ज़्यादा करता है, वैसे ही इसने जीवन की अवस्था से ही नदी को कोरिलेट किया है, ढाल को किया है कि जैसे ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा होगी, ज़्यादा नदी अपना अपर्दन, लंबवत अपर्दन हावी होता है ना, वर्टिकल जो डाउनफॉल अपर्दन होता है वो होता है इसमें, जिससे घाटी गहरी होती जाती है, और जल विभाजक चौड़े और समतल होते हैं। जो जल को विभाजित करने वाले 2 पार्टीशन, एक इधर का एक इधर का, ये चौड़े और समतल होते जाते हैं। देखो इसमें एक तो ये डाउनफॉल बता के घाटी को बता दिया है ना, और एक इधर चौड़ा हुआ, इधर भी चौड़ा हो रहा है और इधर भी चौड़ा हो रहा है, ये बता दिया। देखो नदी की निर्मित लागत, इस जो युवावस्था में क्या क्या बनता है, एक तो वी आकार की घाटी बनती है, गोर्ज बनते हैं, कैनियन बनते हैं, जलप्रपात बनते हैं, शिप्रकाएं बनती है। जैसे ये जलप्रपात है, और ये ऊपर जो बन रही है शिप्रकाएं हैं, और जो गहरी होती है घाटी उसको बोलते हैं गोर्ज, और उससे ज़्यादा गहरी होती है कैनियन। द्वितीय अवस्था या प्रौढ़ावस्था या मेच्योर एज, जैसे हम किशोरावस्था में आते हैं तो हम, जैसे हमारी उछल कूद थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, वैसे ही नदी जब प्रौढ़ावस्था में आती है तो उसका लंबवत अपर्दन कम हो जाता है और पार्श्व अपर्दन चालू हो जाता है, यानी सोच विचार कर ही कार्य करना। तो जो पहले अपर्दन क्रिया सीधी हो रही थी, अब वो कैसे होने लगी, अब अपर्दन क्रिया किधर होने लगी, इधर भी होने लगी और इधर भी होने लगी, दोनों तरफ, इसको बोलते हैं पार्श्व गति, जिसके कारण घाटों का चौड़ा होना लग गया और सापेक्ष उच्चावच अधिकतम हो गया। सापेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है, नदी अपने आधार तल को प्राप्त करने लगी और नदी जो अपने मैदानी क्षेत्रों तक जाने लगी। इसमें कौन कौन सी शिलागतें बनेगी, एक तो विस्तृत बाढ़ का मैदान बनेगा, नदी विसर्प बनेंगे, नुकीले जल विभाजक बनेंगे। जो पहले जल विभाजक जैसे एक इधर घाटी बनी एक इधर बनी तो ये समतल था पहले ये अवस्था में, अब क्या होगा, जब ये घाटी बढ़ती जाएगी चौड़ी होती जाएगी तो ये इधर बन जाएगा, तो ये कैसा हो गया, एक नुकीला जल विभाजक, ये हो गया नुकीला जल विभाजक। तृतीय अवस्था यानी वृद्धावस्था या ओल्ड एज स्थिति या जीर्णावस्था भी बोलते हैं इसको। देखो इसकी अवस्था, ढाल अत्यंत मंद हो जाता है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, यानी कि जो गति है जल की, और ढाल मंद होने पर गति भी निम्न होगी। जैसे अगर ढाल ऊंचाई से हो रहा है तो पानी की गति के शुरू में वेग होगा, अगर जैसे पर्वत कट गया आधा रह गया तो ऊर्जा आधी रहेगी, और जब ढाल पूरा ही कट गया तब क्या हो गया, ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें अपर्दन लगभग समाप्त होता है, केवल निक्षेपण निक्षेपण हावी रहता है, और क्षैतिज अपर्दन से के कारण विस्तृत सपाट भूदशा का निर्माण होता है कि पेनिप्लेन का निर्माण होने लग जाता है।
इसमें क्या क्या बनते हैं देखो, समप्राय मैदान बनते हैं जिसको पेनिप्लेन का, लगभग सपाट आकृतिहीन मैदान होते हैं। मोनाडक यानी कठोर अवशिष्ट या टीले होते हैं। गोखुर जिले या डेल्टा बनते हैं। वो चक्र इसलिए करती है नवमेश, जब नदी का प्रदन चक्र पूरा ना हो उसके पहले ही बीच में से भूमि का उत्थान होने लग जाए, यानी कि जब तक आधार तल प्राप्त ना करे उसके पहले ही अगर वो वापस उठने लग जाए समुद्र तल में गिर जाए, तो नदी पूर्ण अवस्था में अपनी घाटी में कटाव करने लग जाती है। इसको बोलते हैं हम बहुचक्रीय अवस्था। तो इसमें कौन कौन सी शिलाकृतियाँ बनती है देखते हैं। देखो इसमें एक तो बहुचक्रीय आकृति में आती है, एक तो निक पॉइंट है ना, और एक नदी वेदिका। जैसे देखो ये तो क्या है, नदी वेदिका। निक पॉइंट, जब एक ढाल ये था फिर एक ढाल ये है, पहले ये ढाल, दोनों ढालों के बीच का जो मान है उसको बोलते हैं निक पॉइंट। तो नदी का उठने के बाद दोबारा एक और पॉइंट बन गया तो उसको बोलते हैं निक पॉइंट, जो नवमेश यानी बहुचक्रीय भूदृश्यों का परिणाम है, यानी पुनः यौवन का कान है, कारण है। डेविस की मूल कथन और संकल्पना। डेविस ने त्रिकूट, ट्राई ऑफ डेविस, लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर फोर्सेस एंड टाइम, कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिकूल है। यानी कि जो भी स्थल रूप बनता है उसमें क्या क्या किस किस का रोल होता है, एक तो संरचना का होता है, एक प्रक्रम यानी जो बल है, और एक समय का, यानी तीन चीजें होती है। एक तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, और प्रक्रम उस पर कौन कौन से बल कार्यरत है और कितने समय में। तो ये तीनों ही चीजें मिलाकर एक स्थल रूप का निर्माण करती है। देखते हैं। और संरचना में क्या क्या आता है, अस्मोलेथोलॉजी, चट्टानों की प्रकृति, कठोरता, वलन, दंशन, ये सभी क्या आते हैं संरचना में। प्रक्रम यानी कौन कौन सा प्रक्रम, बहता हुआ जल है, नदी का जल है, हवा है, हिमानी लहरें हैं, ये सब क्या है प्रक्रम है। समय की अवस्था है, जैसे प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, क्रमिक अवस्था है। क्योंकि जो डेविस था वो डार्विन से प्रभावित था, इसलिए उसने क्रमिक अवस्थाओं को लिया। इसमें क्रमिक अवस्थाएं अवधियां नहीं है। देखो भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अप्रदन के प्रक्रम द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान पेनिपिलियन में बदल जाता है। यानी कि भौगोलिक चक्र समय की एक अवधि है जिसमें एक उत्थित, यानी जैसे पर्वत था ये पर्वत था, कट कट के एक समप्राय मैदान बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं पेनी प्लेन। और ये सब क्या है, एक भौगोलिक चक्र का परिणाम है। किसका परिणाम है, भौगोलिक चक्र का। देखो सिद्धांत की आलोचना, इसकी जर्मन विद्वान द्वारा ने क्या आलोचना की, एक तो ये डेविस का जो मॉडल है कर्मिक है, यानी अपर्दन और उत्थान दोनों अलग अलग है, पहले उत्थान होगा फिर उसके बाद अपर्दन होगा। जबकि पेंक का समकालिक मॉडल आया जिसने बोला कि अपर्दन और उत्थान दोनों साथ साथ होते हैं मगर इनकी दर अलग अलग होती है। देखो वाल्टर पेंग ने क्या क्या आपत्ति जताई थी कि उत्थान अपर्दन साथ साथ होता है, जबकि पेंग ने सिद्ध किया कि प्रकृति में उत्थान के समाप्त होने का इंतजार नहीं होता। उत्थान अपर्दन दोनों साथ साथ चलनी पड़ेगी, यानी कि उत्थान अपर्दन क्रिया है जो उत्थान का इंतजार नहीं करती है, ये पिंग ने कहा। और एक त्वरित उत्थान अवास्तविक है, और उसने बोला लाखों वर्षों तक भूमि अत्यंत तीव्र गति से उठना और फिर पूर्णतः स्थिर हो जाना ये भू वैज्ञानिक रूप से असंभव है, भ्रामक शब्दावली चक्र। और पेंक ने यह भी कहा, वाल्टर पेंक ने, कि जो चक्र है जो भ्रामक है, क्योंकि चक्र जहाँ से शुरू होना था वहीं खत्म होना है, जबकि इसमें पर्वत से मैदान बनता है, जबकि इसमें पर्वत से क्या बनता है, मैदान। तो अगर चक्र है तो पर्वत से पर्वत ही बनना चाहिए था वापस, कि पर्वत एक ऐसा पूरा साइकिल पूरा होना चाहिए था, मगर जबकि ऐसा नहीं होता है। डेविस ऐसा बोलते हैं, पेंग वाल्टर पेंग ऐसा बोलता है। सिद्धांत की अन्य आलोचनाएं आपत्ति। देखो एक तो इसने समय पर अत्यधिक बल दिया, डेविस ने। डेविस की
जो प्रक्रिया की तुलना की उस समय अवस्था से की और अत्यधिक महत्व दिया। इसके विपरीत पेंक ने प्रक्रिया उन्मुक्ति, पेंक का काम क्या था? प्रक्रिया उन्मुख, यानी कि किस दर पे किस प्रक्रिया में होता है काम। एक जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा, इसने जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा की, सम जलवायु बताई कि एक ही लंबे समय तक एक ही जलवायु बताई, जबकि अलग अलग जलवायु होती है युग में सूक्ष्म अवधियों में के प्रभाव को पूरी तरह अनदेखा किया इसने। पेनी प्लेन एक काल्पनिक उदाहरण है, जैसे एल्सी किंग जैसे वो वैज्ञानिकों ने माना कि डेविस पेनी प्लेन प्रकृति में शायद कहीं पूर्ण रूप से पाया जाता हो, यानी कि ये कल्पना है पेनी प्लेन। तो डेविस डेविस का जो एल्सी किंग ने कहा कि जो डेविस ने पेनी प्लेन बताया है संप्राय मैदान बनना, वो एक कल्पना है, क्योंकि अवसाद आते हैं फिर वापस उसमें बल आंतर्जात बल लगता है और पर्वत उड़ जाता है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। तो ये पेनी प्लेन एक काल्पना है। वर्तमान में इस संदर्भ में डेविस का सिद्धांत देखो, यद्यपि इसके कई सिद्धांत अब पुराने हो चुके हैं, यह आधुनिक भू आकृति विज्ञान की मजबूत आधारशिला प्रदान करता है। देखो सिद्धांत तो बहुत सारा है, बढ़िया भी है, मगर क्या हुआ कि डेविस ने जो सिद्धांत दिया था वो एक मूलभूत सिद्धांत था और एक सबसे सरलतम और व्याख्यात्मक सिद्धांत है, जो शैक्षणिक उपयोगिता है आज भी विश्वविद्यालयों में मॉडल में नदी की अवस्था और दीर्घकालिक भूदशों को समझाने के लिए सबसे बेहतरीन वैचारिक ढांचा का जो काम करता है वो डेविस का सिद्धांत करता है। आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण वर्तमान वैज्ञानिक चक्रीय अवस्था के बजाय गतिक संतुलन है, इन प्लेट वर्तनिक और जलवायु भू आकृति विज्ञानों पर अधिक केंद्रित है। तो आधुनिक दृष्टिकोण है वो डेविस के सिद्धांत को में जो स्थिरता है उसको पूरी तरह से नकारते हैं, क्योंकि प्लेट वर्तन सिद्धांत आया वो पूरा गतिक संतुलन पर आधारित है। देखो सारांश देखते हैं एक नज़र में। युवावस्था, युवावस्था में क्या बनती है? व्यू आकार की काटी क्यों बनती है? लंबवत अपरदन के कारण, यानी तीर व लंबवत कटाव के कारण। और जब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो अधिकतम ऊर्जा होगी, और इसमें वो अधिकतम ऊर्जा ऊर्जा के कारण क्या बनते हैं? लहरदार कटाव बनते हैं। प्रौढ़ावस्था, इसमें जब ढाल धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो क्या होता है? पार्श्व अपरदन होता है, तो विस्तृत घाटियां बनती है, बाढ़ के मैदान बनते हैं और अधिकतम सापेक्ष उच्चावत होता है। वृद्धावस्था, जिसमें अंतिम अवस्था आती है जिसमें उसकी ऊर्जा एकदम क्षीण हो जाती है, यानी ढाल न के बराबर हो जाता है, तो क्या बनता है? संप्राय मैदान, मॉडरेट यानी टीले बनते हैं और क्षैतिज कटाव, जो क्षैतिज कटाव होने लग जाता है, अत्यंत मंद ढाल हो जाता है। डेविस का चक्र अपनी सरलता और कार्मिक व्याख्याकरण आज भी पृथ्वी की सतह के विकास को समझने का एक शानदार उपकरण है। निष्कर्ष ये है कि ये इतना सरल सिद्धांत है जिसके जरिए हम आसानी से कार्मिक व्याख्या कर सकते हैं, मगर इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जो अभी वर्तमान में वैज्ञानिक सिद्धांत चल रहा है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत, उसके अनुसार कोई भी संरचना स्थिर नहीं हो सकती, जबकि डेविस ने क्या कहा कि यह स्थिर संरचना पर ये निर्मित सिद्धांत है, जिसमें पहले उत्थान होगा बाद में अपरदन क्रिया होगी। यही पॉइंट इसका गलत था। बाकी ये सिद्धांत व्यवहारिक है क्योंकि ये एकदम सरलतम सिद्धांत है। आज का टॉपिक खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।